हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आपके एसएसटी बुक का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड चैप्टर 4, जो है आपका रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहाफ ऑफ आपके प्रिपरेशन से, क्योंकि आपका जो सिलेबस पता है वो आपका चैप्टर 4 तक सिलेबस है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि हिस्ट्री में मैं आपको 4 चैप्टर दूंगा, तो ये हिस्ट्री का 4 चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो चैप्टर है दैट्स कॉल्ड रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। तो नॉर्मल सी बात है, हमें इसमें रूरल लाइफ एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है कि ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, स्पेशली जो हमें पता है कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश टाइम का हिस्ट्री है, दैट्स कॉल्ड मेडुअल हिस्ट्री। तो स्पेशली बच्चों, हमें इस मेडुअल हिस्ट्री में इस बारे में पढ़ना है कि मेडुअल हिस्ट्री में जो जो प्रोसेस थे, जैसे सबसे ज़्यादा प्रोसेस में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, जो वहाँ के फार्मर्स से रिलेटेड था, उसके बारे में हमें बच्चों डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करने के लिए। उससे पहले अगर बच्चों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा एक मैं सीन दिखाना चाहता हूँ आपको। द फर्स्ट इंग्लिश शिप साइल्ड टुवर्ड्स इंडिया ऑन द 18th सेंचुरी। ये फर्स्ट शिप है, ये इमेज बनाई गई है। पहले फ़ोटो खींचने के जो प्रोसेस थे नहीं कि हाँ फ़ोटो खींच लिया अपने आईफोन से या फिर अपने फ़ोन से, तो उस समय क्या होता था, इमेज बना दी जाती थी। तो ये एक इमेज है जो फर्स्ट शिप की है। ठीक है, देखो, दीवानी ग्रांट कर दी गई थी। ग्रांट ऑफ दीवानी एंड फाइनेंशियल पावर किसको? ब्रिटिश को। कब हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड द दीवान ऑफ बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को द ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश को दीवान बना दिया गया था। कहाँ का? बंगाल का दीवान बना दिया गया था। अगर बच्चों बंगाल की बात करें तो आज जो वेस्ट बंगाल है वो ही नहीं था। बस पहले बंगाल में आपका बिहार उसमें इंक्लूड था। बंगाल तो आपका था ही, बंगाल था आपका उसी में। उसके बाद नीचे उड़ीसा, फिर झारखंड तक, ये पूरा इसमें क्या था, ये पूरा पार्ट इंक्लूड था। यानी अगर बात करें बंगाल की दैट टाइम 1765 के आसपास, तो बंगाल बहुत बड़ा था। और इसको बनाया किसने? तो इसको मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने बनाया। किसने बनाया बच्चों? मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने बना दिया। दस द कंपनी बिकम ऑफ द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो चलो यहीं से कह सकते हैं बंगाल का, कह सकते हैं पूरा वक्त स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसे क्या दी गई थी? दीवानी दे दी गई थी बंगाल की। The company officials understood one important aspect of expanding their bases in India. They understood the importance of those who had ruled the countryside in the past and had enjoyed authority and prestige. The company wanted to be careful not that anyone those people. ठीक है, तो यहीं से इनकी प्लानिंग क्या स्टार्ट हो गई कि अब तो हम लोग यहाँ पे आए गए हैं कौन से पावर में, अब इसको धीरे धीरे हम बढ़ाते चलते हैं। तो क्या किया इन्होंने? ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू करना स्टार्ट किया। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? जो वो पैसे लेते हैं वो। अब ग्रोथ मतलब बढ़ाना हो गया। इनिशियली स्टार्टिंग में द कंपनी वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू। स्टार्टिंग में कंपनी का मोटो क्या था? केवल कलेक्टिंग रेवेन्यू को कलेक्ट करना था कि कितना अधिक से अधिक रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके, सो दैट इट स्टेट एंड अदर एक्सपेंस कुड बी फाइनेंस्ड। बट द कंपनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। ठीक है, बट उसके पास कोई एक रेगुलर सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाए। द रेवेन्यू वॉज इनफ टू डबल द परचेज बाय कंपनी विद इन 5 years। देखो, जितने में कंपनी किसी चीज़ को बाय करती थी, अपना रेवेन्यू क्या करती थी? डबल कर लेती, 2 times कर लेती थी। तो ये उसका एक प्लस पॉइंट हो जाता था। नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे उसको डबल प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे उसको क्या होगा? लालच तो आएगी।
तो ग्रोथ अ प्रॉब्लम फॉर कॉमन पीपल। अब नॉर्मल सी बात है, अब कॉमन पीपल हुआ, उनकी क्या हो गई, प्रॉब्लम में ग्रोथ हो गई, क्या हुई, बट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। नॉर्मल सी बात है, यहाँ से सारा पैसा निकाल के, यहाँ से सारा मनी निकाल के ये इंग्लैंड भेज देते थे। कहाँ भेज देते थे बच्चों, इंग्लैंड में, जिसकी वजह से अब यहाँ अमाउंट की क्या होगी, कमी होने लगी। ठीक है, तो क्राइसिस बढ़ने स्टार्ट हो गया। आर्टिसियंस वर बिगिंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइस। जो आर्टिसियन थे उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को प्रेस किया कि आप अपने गुड्स को बहुत ही लो कॉस्ट में हमें सेल कीजिए। ठीक है, किसको, कंपनी को, मतलब ब्रिटिशर्स को सेल कीजिए। एंड हेंस मोस्ट ऑफ देम वर डिजर्टिंग देयर विलेज। peasants were not able to pay the due, production by artists declined and firms' production also declined. In 1770, a terrible famine hit Bengal. एक बहुत टेरिबल फार्मिंग क्या हुआ, बंगाल में हुआ। It killed 10 million people. बहुत बड़ा इशू हुआ था। ठीक है, अप्रॉक्स 10 मिलियन पीपल क्या हो गए थे यहाँ बच्चों, डाइड हो गए थे। सोच लो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई यहाँ पे। ओके, सो दैट इज अ पिक्चर व्हेन शाह आलम द्वितीय, it is that is a person you are able to see na, that is a Shah Alam Duti, Mughal Emperor Shah Alam II, that's called, sorry I am saying Duti, that's Shah Alam II, and this is Robert Clive who accepting the दीवानी ऑफ बंगाल। ये जो आप देख रहे हैं ना व्हाइट कलर का है, ये दीवानी ऑफ बंगाल शो किया जा रहा है। ठीक है, दिया जा रहा है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को दिया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख लीजिएगा, तो ये रहे रॉबर्ट क्लाइव, देख लीजिए कितनी गंदी सी शकल है इनकी। हाँ, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग सच रिस्पेक्ट टू हिम बिकॉज ही इज नॉट टू डेवल डू थिंग्स, कोई दिक्कत नहीं, बात करते हैं। तो अपने रिवेन्यू को ये एक सही फॉर्म में करने के लिए इन लोगों ने ले आया परमानेंट सेटलमेंट ले आया। क्या रहा है बच्चों, परमानेंट सेटलमेंट। अब इस जो सेटलमेंट था उसका नाम परमानेंट सेटलमेंट क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है। देखो, द कंपनी हैड टू बी टेकन सम स्टेप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर बाय इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट इन लैंड। The permanent settlement was introduced in 1793. कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ। According to this, इसके अकॉर्डिंग क्या था, the राजाज, राजा मतलब जो किंग थे वहाँ के, emperor, the राजाज and तुगलकदार्स was recognized as जमींदार्स and were given the responsibility of revenue collection from the peasants. ठीक है, यानी वहाँ के लोगों से जो रिवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई वो इनको दी गई। किनको, वहाँ के राजा एंड तुगलकदार को दिया गया, जो रिकॉग्नाइज हुए यानी जाने गए जमींदार के रूप में। जमींदार तो आप सभी लोग सुने होंगे, यानी वो क्या थे, जमींदार थे। ठीक है, ये फिक्स करते थे कि कितनी हमें लेनी है, कितनी हमें रेवेन्यू नहीं लेनी है। ठीक है, द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। ठीक है, कितना रेवेन्यू लेना था ये अमाउंट ब्रिटिशर्स फिक्स कर देते थे और ये परमानेंट था, फिक्स परमानेंट था। ठीक है, एंड हेंस द नेम परमानेंट सेटलमेंट, जिसकी वजह से इसका नेम क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया। द कंपनी ऑफिशियल फेल्ट दैट इट वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड मोटिवेट द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। देखो कैसे, अगर जमींदार अपने लैंड को इम्प्रूव करेंगे ना, तो नॉर्मल सी बात है, जैसे जमींदार अपने लैंड को इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे वहाँ पे प्रोडक्शन को लोग बढ़ाएंगे, और जैसे प्रोडक्शन को लोग वहाँ बढ़ाएंगे तो वहाँ पे बच्चों क्या होगा, वहाँ पे आपका जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द रेवेन्यू डिमांड वुड नॉट बी इंक्रीज्ड
जिसकी वजह से रेवेन्यू डिमांड तो इंक्रीज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो क्या था, फिक्स था। मेरी बात समझिएगा, ऐसे समझिए, अगर एक लैंड यहाँ पे है, ये एक एरिया यहाँ पे है, एक लैंड का एरिया यहाँ पे है, ठीक है, इसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है अभी नॉर्मल हो रहा है, सपोज कीजिए 10 टन, ठीक है, 10 टन प्रोडक्शन यहाँ से हर ईयर हो रहा है, पर ईयर हो रहा है, तो इसकी रेवेन्यू फिक्स है कि 2 टन जो जाएगा वो रेवेन्यू होगा, वो जाएगा ब्रिटिशर्स को जाएगा, ठीक है बच्चों, वो किसको जाएगा, ब्रिटिशर्स को जाएगा। अब क्या करते हैं, जो वही फील्ड था, फार्मर जो जमींदार थे, इसको थोड़ा सा इस पे कुछ इन्वेस्ट करके इसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। सो क्या करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो जब इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ जो 10 टन हो रहा था अब वो 20 टन होगा, ठीक है बच्चों, कितना होगा, 20 टन होगा। और जब 20 टन प्रोडक्शन होगा तो उसमें से, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट था तो 2 टन ही तो देना था, बाकी अब पहले जो 8 टन बच रहा था अब वो 18 टन आपके पास बचेगा। तो पहले जो 8 टन था अब वो 18 टन आपके पास बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या था, थोड़ा सा प्रोसेस किया गया था इसके बारे में। बट इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, हर काम के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। द प्रॉब्लम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट क्या था, द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड at such as high level that the जमींदार्स found it difficult to pay। क्या था, फिक्स किया गया था। कभी कभी दिक्कत ये होती थी कि कोई भी रीजन हो गया जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो अब जो रेवेन्यू जनरेट होती थी वो दिक्कत होता था जमींदार के लिए, लेकिन अब जमींदार को तो पे करना ही करना था, तो यहाँ पे दिक्कत होता था। अ जमींदार हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट दियर जमींदारी। अब ये प्रोसेस भी था, अगर आप अपनी अगर आप रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ वो नहीं देते हो तो आप खो दोगे अपनी जिम्मेदारी को, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती थी, चली जाती थी। हेंस जमींदार्स वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, जिसकी वजह से जमींदार क्या करते थे, इन्वेस्टिंग करना बंद कर देते थे, इन्वेस्ट करना बंद कर देते थे। ओके बच्चों, बट द सिचुएशन चेंज बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ, चेंजेस है। देयर वाज प्राइस राइज एंड एक्सपेंशन इज कल्टीवेशन। द इनकम ऑफ द जमींदार्स इंक्रीज बट इज नॉट द रिजल्ट इज एनी गेन फॉर द कंपनीज बिकॉज ऑफ फिक्स रेवेन्यू डिमांड। अब देखो चेंजेस हुए, कल्टीवेशन ज़्यादा होने लगा, बट अभी भी जो अब यहाँ पे जमींदार को तो प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे आपका जो जमींदार था वो तो प्रॉफिट में जा रहा था, बट बच्चों वो तो प्रॉफिट में गया, जमींदार प्रॉफिट में गया, बट यहाँ पे जो जमींदार के अलावा एक पर्सन था ब्रिटिश जिसने मेन इस पे लगाया हुआ था, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अब उन्हें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सर आप ही ने तो उसको फिक्स कर रखा था, है कि नहीं? आपने ही तो इसको फिक्स कर रखा था, ठीक है। तो आपने जब इसको फिक्स कर रखा है तो गलती तो इसमें आपकी है। तो इसी गलती को सुधारने के लिए क्या हुआ, इस चीज को फिर बाद में खत्म कर दिया गया और उसके बाद एक नया सेटलमेंट आता है। ठीक है, बात करेंगे अभी उसके बारे में। द जमींदार प्रीफर्स टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड एंड सेल्डम ब्रदर्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन लैंड। यानी प्रॉफिट तो बहुत ही करना चाहते थे, लेकिन अब लैंड में इन्वेस्टमेंट क्या करते थे, बहुत कम करते थे। दे वर जस्ट हैप्पी टू लीज आउट द लैंड टू tenants. The system was extremely obsessive for this cultivation. He had to pay a high rent to the zamindars, but there was no security of his right of the land. यानी यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिमांड, जो जमींदार होते थे बहुत ही ज़्यादा ऊंचे रेट पे जो लैंड होता था वो फार्मर्स को देते थे, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं देते थे उसके साथ कि हाँ अब इसमें ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। ठीक है, cultivator offers had to take loan from the money lender to pay rent. Failure of payment of the rental means evacuation for the cultivation from the land. देखो अब जैसे बहुत हाई रेट है, इस लैंड का रेट बहुत हाई है, तो एक नॉर्मल से जो कल्टीवेटर था उसको पे नहीं कर पाता था,
तो ये क्या करता था, दूसरे से रेंट लेता था। अब जब उसने इससे रेंट लिया, ठीक है, लोन लिया, लोन लेके फिर आया, इसको दिया, इससे बाय किया, लेकिन जिससे लोन लिया ना, अगर उसका लोन पे नहीं कर पाता था तो वो उसको लैंड उससे वापस ले लेता था। तो ये सेल रूम ऑफ ईस्ट इंडिया हाउस ड्रॉन बाय थॉमस रॉलिंसन एंड अगस्ट चार्ल्स पिगिन, ये कब हुआ, 1890 में इन्होंने पूरा डायग्राम बनाया था। आप देख सकते हो ये जो पिक्चर है ना, ये ब्रिटेन का है, जब पार्लियामेंट में बहस होती थी उस टाइम का ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, फिर इसको बंद किया गया, फिर आया महलवारी सेटलमेंट आया। तो क्या था महलवारी सेटलमेंट, हम देखते हैं। बाय द अर्ली 19th कंट्री द कंपनी ऑफिशियल वर प्लानिंग टू चेंज द रेवेन्यू सिस्टम। क्या किया, रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करने का प्लान बनाया। अ न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड, हॉल्ट मैक्सोनिक वाज कन्विंस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। क्या क्या कन्विंस किया नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में इसको करने के लिए। ही वांटेड टू प्रिजर्व दिस इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ही सेंड कलेक्टर्स टू डिफरेंट विलेज टू टेक अ सर्वे। पूरा प्रोसेस किया इसने, पूरा सर्वे के लिए भेजा कि ऐसे ऐसे सर्वे करके पूरा किया। डाटा रिकग्नाइज्ड लैंड साइज एंड टाइप ऑफ customs and rights of different groups were collected. The revenue estimated was done by each village. The village was known as mahal and hence, देखो विलेज को अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया, महल बोल दिया गया। hence this system was known as महलवारी सिस्टम, क्योंकि ये रिलेटेड था विलेज से। महलवारी सिस्टम क्या था, रिलेटेड था विलेज से, इसीलिए इसको महलवारी सिस्टम क्या बोला जाने लगा, ठीक है। It was also decided to receive the revenue depend predictably. The village headman was given to responsibility of revenue collection. यानी अब इसमें क्या किया गया कि जो फिक्स नहीं किया गया कि इतना ही चाहिए, ये फिक्स नहीं था, ये चेंजेबल था। ये क्या होता था, ये चेंज हो सकता था, चेंजेबल था। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे आपका हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा फिर इसके बाद सिस्टम आया द मोनियार सिस्टम। इसमें क्या था, दिस सिस्टम वाज आल्सो नोन एज रैयतवाड़ी सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या बोलते थे, रैयतवाड़ी सिस्टम भी बोलते थे। इट वाज फर्स्ट ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। He tried it in some of these areas which were taken over after the defeat of टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के डिफीट के बाद इन्होंने साउथ इंडिया में इसको स्टार्ट किया। दिस सिस्टम वाज सबसिक्वेंट डेवलपमेंट बाय थॉमस मुनरो। अब इसको डेवलप किसने किया, थॉमस मुनरो ने किया। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया में पूरे ऑल ओवर साउथ इंडिया में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स इन साउथ, hence the settlement had to be directly made with the cultivators, that's called rayat. The rayat had been tilling the land of generations. Their fields were carefully surveyed to make the revenue assessment. Okay students, चलो आगे देखते हैं। तो ये रहे आपके सर थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। कब के थे ये, मद्रास के गवर्नर बने थे 1819 से 26 तक। क्या था, सर थॉमस मुनरो वाज अ स्कॉटिश सोल्जर एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। ये कहाँ के थे, स्कॉट के थे, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को स्कॉटिश बोलते हैं जब वहाँ का कोई पर्सन होता है तो, ठीक है। ही वॉज एन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी ऑफिसर एंड स्टेटमैन। ओके, ही सर्व दिस हिज रेजिमेंट ड्यूरिंग द हार्ड फाइट वॉर अगेंस्ट हैदर अली। हैदर अली के अगेंस्ट जो फाइट हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब हैदर अली 1780 से 1783 के बीच में। सर्विंग अंडर हिज ओल्डर एंड डिस्टेंस्ड रिलेशन मेजर सिंह हेक्टर मुनरो 8th of November, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड, बहुत ज़्यादा जब रेवेन्यू की डिमांड होने लगी तो उसकी जो प्रॉब्लम हुई वो क्या हुई वो देखिए। The revenue officials
wanted to increase the income from land, hence they fix very high revenue demand. फिक्स कर दिया, नॉर्मल सी बात है। वैसे ही आप इंडिया से सारा मनी, आप इंडिया से सारा का सारा पैसा आप ले जा रहे हो और इसको आपने काफ़ी इंक्रीज कर दिया, तो भाई कहाँ से हम पे करेंगे? तो पे नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ होगी। दूसरी चीज़, प्लेजेंट वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, प्लेजेंट इसका रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। द रैयत फेल्ड द कंट्री साइड्स एंड विलेज बिकम डिसर्टेड इन मेनी रीजन्स। ओके, नाउ क्रॉप्स ऑफ यूरोप की बात करते हैं। यूरोप के कौन कौन से क्रॉप्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो यहाँ पे थोप दिए गए, जिसको बोल सकते हैं कि आप लोग इसकी क्रॉपिंग करना स्टार्ट कीजिए, कल्टीवेशन करना स्टार्ट कीजिए। बाय द लेट 18th century the company was also trying to expand the cultivation of opium and indigo। तो दो यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। किसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया बच्चों? एक तो कल्टीवेशन स्टार्ट किया इसने, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। अब इंडिगो के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, बट व्हाट इज ओपियम, अभी इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो ओपियम के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो देखिए, इन द सब्सिक्वेंट 150 years the British also persuaded or forced the cultivators to produce other crops like जूट पे इन्होंने प्रेशर किया, टी पे प्रेशर किया, शुगर केन पे प्रेशर किया, कॉटन, वीट एंड राइस टू बी सप्लाइड टू यूरोप, यूरोप को सप्लाई करने की। क्योंकि यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो होता है ना बच्चों 8 मंथ तक, तो ठीक है, यूरोप की बात करें तो यूरोप में 8 मंथ से 9 मंथ केवल आइस होती है ना, मतलब यहाँ का जो वेदर होता है बहुत गंदा होता है, बहुत ही गंदा वेदर होता है यहाँ पे। तो 8 से 9 मंथ आपको केवल और केवल क्या होता है, आइस पड़ती है। बचा आपका 4 to 3 मंथ, तो 4 to 3 मंथ में क्या हो सकता है, कुछ कल्टीवेशन हो तो सकता नहीं है, कोई क्रॉप्स प्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, यहाँ पे वही नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन वही होते हैं और वही खाते हैं इसको। तो इन लोगों ने प्रेशर किया इंडियन पे कि आप जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, वीट एंड राइस को भी क्या करें, सप्लाइड करें, कहाँ पे, यूरोप में सप्लाई कीजिए। ओके ओके, ओल्ड कोर्ट हाउस, फ्रंट विलियम्स, कलकत्ता। देखो ये जो इमेज आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो इमेज पूरा आप देख रहे हो ना, ये इमेज, ये 1773 में जो रोलेट एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट बनी थी कलकत्ता में, उसका पिक्चर है ये। नाउ हाई डिमांड ऑफ इंडिगो। अब इंडिगो की हाई डिमांड क्यों थी, उसके पीछे रीजन है। देखो, द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज गुड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, इंडिगो के लिए बहुत अच्छा होता है। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो was being used in Italy, French and Britain, but the price of indigo was very high। इंडिगो का प्राइस क्या था, बहुत ज़्यादा, बहुत हाई था, and hence a small amount of Indians indigo could reach the European market, जिसकी वजह से जो इंडिगो का जो था बहुत ही, इंडियन इंडिगो जो बहुत महंगा था, उसका स्मॉल अमाउंट कहाँ पे पहुँच पाता था, यूरोपियन मार्केट में, ठीक है। जिससे देखो, नॉर्मल से एक इकोनॉमिक्स का रूल होता है, जिसकी जितनी डिमांड होती है ना उसका उतना ही प्राइस बढ़ जाता है। वुड इज अनदर, देखो वुड की बात की, वुड इज अनदर प्लांट विच इज यूज फॉर मेकिंग वायलेट एंड ब्लू डाइज। वुड इज अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन एंड हेंस वाज इजीली अवेलेबल इन यूरोप। हमें पता है यूरोप कहाँ पे, यूरोप आपका टेम्परेट जोन में है, इसकी वजह से यहाँ पे ये मिलता है। वुड वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, साउथर्न फ्रांस एंड इन पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। द वुड प्रोड्यूस्ड इन यूरोपियन वर वरीड बाय द competition from indigo and hence pressurized their governments to ban the impact of indigo। देखा, यहाँ पे भी इन लोगों को अब दिक्कत होने लगी कि भाई ये आ गया तो इंडिगो की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अब इसको क्या करने, कम करने जाने लिया जाएगा। ओके, बट इंडिगो वाज प्रिफर्ड बाय द क्लोथ डाइज। इंडिगो जो प्रीफर करता था किसको, क्लोथ डाई को प्रीफर करता था। व्हाइल इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, वुड प्रोड्यूस फ्लैट एंड डल ब्लू। इंडिगो क्या करता था,
रिच ब्लू कलर, यानी काफ़ी अच्छा ब्लू कलर प्रोड्यूस करता था, ठीक है। और वहीं पे आपका जो ये था, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता था पहले एंड डल ब्लू, यानी वुड जो था वो बहुत डल ब्लू कलर प्रेजेंट करता था। बाय द 17th सेंचुरी की बात की जाए तो उस समय क्या हो गया था, यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू रिलीज द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। अब इनके इंपोर्ट पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया, इसके इंपोर्ट पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि आप इसके ज़्यादा इंपोर्ट आप नहीं करेंगे। इंडिगो कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच इन सेंट indigo cultivation was started by the French in Saint Domingue in the Caribbean island. Similarly, the Portuguese began indigo cultivation in Brazil, the British in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations were also started in many parts of North America. अब देखो, एक कह सकते हैं एक एवोल्यूशन चल गया था इंडिगो का, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ दिस इंडिगो। ओके, इंडिगो की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड होने की वजह से इसका एक क्रांति जिसको बोल सकते हैं वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है, एक क्रांति स्टार्ट हो गई थी। ओके, नाउ बाय द एंड ऑफ द 19th century, industrialization began in Britain and cotton production expanded manifold. This created an enormous demand of cloth dyes. अब देखो, जैसे ही इंडस्ट्रियल का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो अब कॉटन हमें पता है इंडिया से ये लोग कॉटन वगैरह ले जाते थे और उसको क्लोथ बनाते थे, और जिसकी वजह से अब डाई के लिए बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होने लगी, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, एक्सेसिव डिमांड हो गई इसकी। The exacting supplies of indigo from the West India and America collapsed due to the various reasons. The indigo production in the world fell by half between 1783 and 1789. This meant that there was increased demand for Indian indigo. तो इसी वजह से क्या हुआ, इंडियन इंडिगो की डिमांड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ओके, नाउ द ब्रिटिश इंडिगो फैक्ट्री इन इंडिया की ये आप देख सकते हो, ये जो फैक्ट्री आपको दिख रही है ना, यहाँ से देखिए धुआं निकल रही है, पूरी पूरी इंडिगो की फैक्ट्री है, पूरा जो सारा प्रोसेस होता है इसी में ये लोग करते हैं, ठीक है। नाउ इंडिया, अ मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो, द कंपनी लुक्ड फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया फॉर द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th century. Indigo cultivation in Bengal rapidly expanded. Only 30% of indigo imported in Britain in 1788 was from India. यानी 1788 में 30% जो इंडिगो इंपोर्ट होता था वो कहाँ से होता था, वो आपका इंडिया से होता था। This figure went up to 95 by 1810. देखिए कितना ज़्यादा चेंज हुआ। 1788 में इंडिगो यहाँ से केवल और केवल 30% था, वही कुछ ईयर बाद कितना 88 मतलब 30 ईयर बाद, अप्रॉक्स 30 ईयर बाद ये आपका 95% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इस समय तक तो इंडिया पे पूरा अधिकार तो इनका नहीं था, कम था, लेकिन इस समय तक इंडिया पे पूरा अधिकार हो गया था। अब ये जो पहले यहाँ पे ज़्यादा पे करते थे फॉर्मर्स को, अब ये बहुत कम पे करते हैं और जबरी काम कराते हैं। Commercial agents and officials of the company began investing in indigo production to increase their profit. Many companies' official events left their job to look after their indigo business. देखा कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। Many people from Scotland and England came to India and became planters. To grab the opportunity, the company and bank were given loan for indigo cultivation at that time. यानी उस समय बैंक ने भी क्या लोन देना स्टार्ट कर दिया इसके बारे में। तो अब ये देखो दो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दो एग्जांपल आप देखिए खुद समझिए। अब मेजर कॉटन प्रिंट लेट 19th century इंग्लैंड, लेट 90 की बात कर रहा है, तब ये देखिए इस प्रोडक्शन कैसा हुआ।
ओके, अ कलमारी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया। अब ये इंडिया के कलमारी प्रिंट है। जैसा भी देखो नॉर्मल से बात है, ये ज़्यादा काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। ओके, सो सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, ये सिस्टम क्या था इंडिगो कल्टीवेशन का? तो ये नीच कल्टीवेशन था। क्या था? NIC, नीच कल्टीवेशन। इसमें क्या था? इन दिस सिस्टम, ओके, इट इज राइट, इन दिस सिस्टम द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो ऑन those land which were under his direct control. The planter either bought the land or rented it from other zamindars. He directly employed laborers to produce indigo. तो डायरेक्टली क्या करते थे? लेबर को हायर कर लेते थे और उससे स्टार्ट करते थे। ओके, द प्रॉब्लम विथ नीच कल्टीवेशन। अब नीच कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या था? इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड। इंडिगो कहाँ पे हो सकता था? केवल और केवल फर्टाइल लैंड पे हो सकता, और कहीं नहीं हो सकता था। बट दीज एरियाज वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड हेंस ओनली स्मॉल प्लॉट्स कुड बी एक्वायर्ड। दिस मेड इज डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टिवेशन। ये दिक्कत था। दूसरा क्या था? दे अटेम्प्ट द लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। While doing so, they evicted the peasant from the area. Peasants evicting always created conflict and tensions. Third क्या था? A large plantation required a large number of workers. नॉर्मल सी बात है यार, अधिक काम के लिए अधिक वर्कर चाहिए। Work at indigo plantation coincides with the time when peasants were busy with rice cultivation. अब देखो, जिस समय ये इंडिगो प्लांट हो रहा था उसी समय राइस कल्टीवेशन भी हो रहा था। तो दोनों में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता था कि अब ये राइस प्रोडक्शन पे न फोकस करके इस जो लेबर्स होते थे उनको ये जबरी कहाँ लगा देते थे कि अब आप लोग क्या करो, इंडिगो की कल्टीवेशन करो। हेंस मोबिलाइजेशन द लेबर फ्रॉम इंडिगो कल्टीवेशन वाज अ डिफिकल्ट टास्क। तो नॉर्मल सी बात है, लोग वहाँ पे करने जाएंगे, यहाँ थोड़ी ना आएंगे। उसके बाद आया रैयत सिस्टम। रैयती सिस्टम में क्या था? रैयती सिस्टम या फिर रैयती सिस्टम इसको बोलते हैं। अंडर द रैयती सिस्टम इंडिगो कल्टीवेशन वाज डन बाय द रैयत्स। ठीक है, ये कौन डन करते थे? रैयत। इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था कि आप ही करोगे, ठीक है। ओके, द प्लांटर्स मेड द रैयत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दैट्स कॉल्ड सट्टा, जिसको बोलते हैं सट्टा करला देना, ठीक है। समटाइम्स दे प्रेस्क्राइब्ड द विलेज हेडमैन to sign the contract on behalf of the rayats. After signing the contract, the rayat got cash advance from the planters. ठीक है, प्लांटर क्या थे? उनको कैश पैसे दे देते थे कि अब आपको ये काम करना है। But after taking the loan, the rayat was committed to grow indigo on the land, 25% of his land holding. ठीक है, seeds and drill were providing by the planter. प्लांट इनको क्या है? सीड और ये जो चीज़ें उसमें ड्रिल ये प्रोवाइड करा देता था। द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोन एंड सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स। बट द प्लांटर्स बॉट इंडिगो एट लो प्राइस। बट जो प्लांटर होते थे वो क्या करते? बहुत लो प्राइस पे बाय करते थे। एंड हेंस द रैयत वर ऑलवेज इन डेप्थ ट्रैप। और वो हमेशा क्या होते थे? घाटे में ही रहते थे। ये रहा एक पिक्चर, आप देख सकते हो, लंदन का है। किस टाइप का बिल्डिंग्स हैं, उस टाइप देखो कैसे बिल्डिंग्स हैं और कैसे लोग क्लोथिंग है। ये पूरा पिक्चर मैंने आप शो किया, आप देख लो। गिनाओ, ब्लू रेवोल्यूशन क्या था? रेवोल्यूशन क्या था? थाउजेंड्स ऑफ रैयट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। अब देखो नॉर्मल सी बात है, जब किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा दबाओगे तो कभी ना कभी उभरेगा। और ये टाइम वो था, ये उभर गए और बोला कि अब हम नहीं करेंगे। कब किया? कहा कि मार्च 1859 में इन्होंने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। द रैयत रिफ्यूज्ड टू पे रेंट टू द प्लांटर। प्लांटर को रेंट देने से मना कर दिया। दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्री। इंडिगो फैक्ट्री पे अटैक कर दिया। दे यूज्ड टू बी आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, बो एंड arrows. Women also fought with pots, pandas and kitchen implements. Those who worked for the planter were socially boycotted. The gamesters were beaten up with when they came to collect rent.
जब वो रेंट कलेक्ट करने आता तो उन्हें अच्छे से पीट दिया गया। द गवर्नमेंट वर अगेंस्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, अब वो इंडिगो प्लांटर्स क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। इन मेनी विलेज हेडमैन mobilized the indigo peasants against the Tahitians. The headmen were angry because they had been forced to sign indigo contract. नॉर्मल सी बात है, उसे फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए। Some जमींदार्स were angry with increased power of the planters and had been forced to give them land on long lease. So some zamindars also supported the villagers in their revolt against the indigo plantainers. तो प्लांटेनर के खिलाफ एक चल गई फिर। तो इसमें अभी गांधी जी के बारे में भी बात आएगा, उन्होंने भी क्या सपोर्ट किया था, क्योंकि ऐसे जगह पे गांधी जी का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या हुआ, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर revolution. When the news of Indigo revolt separated, the Lieutenant government turns the Reagan of the winters of 1859. This was seen as sign of sympathy, but the riots, they began to believe that the British government would support them in their struggle. When the rebellion spared intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo district. They began writing about the misery of the riots and horror of the Indigo system. The government called in the military to protect the planters. अब यहाँ देखो, गवर्नमेंट ने मिलिट्री बुला ली, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांटर्स को। The Indigo Commission was set up to inquiry into the system of indigo production. ठीक है, ये इंक्वायरी कहने के लिए बैठाई जाती थी, बट ये साथ हमेशा प्लांटर के देते थे, ठीक है, क्योंकि इनको भी प्रॉफिट होता था इसलिए। द कमीशन हैड द प्लांटर गिल्टी, ठीक है, कमीशन हैड उन्होंने गिल्टी मान बता दी। इट आस्क्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एक्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड देन दे वर फ्री टू कल्टीवेशन व्हाटएवर दे विश्ड। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया कि उन्हें फ्री कर दिया गया कि आप जो भी करना चाहो उसे कर सकते हो। तो ये देख सकते हो, इंडिगो फैक्ट्री इन इंडिया वेयर द लो कॉस्ट ऑफ लेबर, जहाँ पे इंडिगो की फैक्ट्री में की जाए, आप देख सकते हो कितना बुरी कंडीशन में ये लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ आफ्टर द रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, देखो रिवॉल्ट के बाद कभी अच्छी न्यूज़ कभी बुरी न्यूज़ दोनों मिलती है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल आफ्टर द रिवॉल्ट, कोलैप्स कर गया, काफ़ी कम हो गया वहाँ पर इस चीज़ को। द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड दियर ऑपरेशन इन बिहार, अब वहाँ से बंगाल से चले गए, अब ये कहाँ पे आ गए, बिहार पे आ गए। कहाँ पे आ गए, बिहार पे। डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19 कंट्री सेवरेड affected the business, but the planters managed to expand production. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, आगे ना मैंने बोला ना महात्मा गांधी की बात करेंगे, the plight of indigo farmers in चंपारण was brought to his notice. चंपारण में इन्होंने क्या कर दिया, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी विजिटेड चंपारण इन 1719, ये पूछेगा कि चंपारण में महात्मा गांधी कब आए थे, तो 1970 में। एंड बिगिन द मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेनर, इंडिगो प्लांटेनर के खिलाफ क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना, ये कितना प्यारा सा प्लांट है, रियली बहुत सुंदर सा प्लांट है, दैट्स कॉल्ड इंडिगो प्लांट। ठीक है, ये क्या है आपका इंडिगो प्लांट है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर मुझे बताएगा। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री का सिलेबस तो ख़त्म हो गया, अब बच्चे आपके ज्योग्राफी और पॉलिटी के, तो उसके भी मैं जल्दी आपके सिलेबस ख़त्म कर दूंगा विद इन दिस मंथ। ओके, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट शेयर कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज़ आप उसे बताइएगा, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसका सोल्यूशन कर पाऊँगा। ओके, और एक बात और, अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो कि क्लास चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जय हिंद।